हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग 23rd लेक्चर में पहुंच चुके हैं और इसमें हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इसके डेफिनेशन एंड ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के ही लेक्चर में एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी और वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल का दूसरा पार्ट है और ये लास्ट भी हो जाएगा आज। ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोनेंशियल का दो ग्राफ होता है, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। ठीक है, और ये दोनों ही पॉइंट 0,1 होती है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ भी ओरिजिन होता है। ये वाला ग्राफ कब होता है? जब किसी भी पॉजिटिव नंबर n को a⁴x लिखते हैं और a के बारे में हमें सब पता है। ठीक है, तो इस केस में a की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब बेस जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। और इसमें बेस क्या हो जाता है? a की वैल्यू 0 to 1 के बीच, मतलब बेस जो है वो 0 to 1 के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है। हमने देखा था इसका नेचर इंक्रीजिंग होता है और इसका नेचर डिक्रीजिंग होता है। कहने का मतलब x बढ़ रहा है बट y घटने लगता है, और इसमें x बढ़ता है तो y भी बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये हमारा रिकैप था। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पर। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं बट इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मान लो 2⁻x + 1 = 2⁻x² - 1 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब जो वेरिएबल छुपा हुआ है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे? पहला प्रोसेस तो देखो, हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा है क्लास 10th वगैरह से कि जब बेस आपस में सेम होता है, ठीक है, तो उसके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन जनरेट हुआ x + 1 = x² - 1। ओके, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x² सबको उधर लेके चले जा रहे हैं, -x - 2 = 0, यही होगा। इस सभी डिपार्टमेंट को इधर लेके आ गया, तो x² - x - 2 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या इसका फैक्टर हो रहा है? हाँ, तो इसका फैक्टर हो रहा है x² - 2x + x - 2 = 0। ओके, अब x कॉमन ले रहे हैं तो कितना आएगा? x - 2 + 1 कॉमन आ गया यहाँ पे, x - 2 = 0। दिस इम्प्लाइज x - 2 × x + 1 = 0। सो यहाँ से आइदर x - 2 हमारा 0 होगा या तो x + 1, तो यहाँ से आएगा 2 and -1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हम लोगों को सीखना क्या था? एक्चुअल में हमें सीखना था कि जब बेस इक्वल होता है तो हम लोगों को उसका पावर भी इक्वल कर देना है और उसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, एक सवाल और देख ले रहे हैं। जैसे 2⁻x - 1 = 1/2⁻x - 1 × x - 2 ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो देखो, दो तरीका है। पहला तरीका कि आप या तो इसको 1/2 बना लो। 2 को 1/2 कैसे बनाते हैं? 2 = 1/1/2 लिख सकते हैं इसे, ये भी 2 ही होता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, 2 ही आ जाएगा ना ये। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम लोग या तो इसको 1/2 बना सकते हैं, नहीं तो 1/2 को 2 बना लेते हैं।
अब 1/2 को 2 कैसे बनाते हैं? 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻⁻1 इस तरीके से। तो बेस को हर हाल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो देखो, तो पहला जो होगा वो स्टेप ऐसे लिखेंगे 2⁻x-1 इंटू इज इक्वल टू 2⁻⁻1 और मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में पावर x-1 इंटू x-2। ओके, अब ये बेस इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे? इसके एक्सपोनेंट को भी इक्वल कर देंगे। तो इधर क्या है? x-1 दिस इज इक्वल टू -x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। अब सबको लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं और x-1 कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो बचेगा क्या? इसके पास 1 बचेगा और वहां से आएगा x-2 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से दिख रहा है, देख लो क्या आ रहा है, x + 1 -2 कितना आ रहा है? तो x-1 ये भी आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है सवाल को। अब एक तीसरा सवाल देख ले, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब लिखा हुआ है, मान लो 3⁻x² इज इक्वल टू 27⁻x⁴ ऐसा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्या होगा? थिंकिंग प्रोसेस। तो वही तरीका है, बेस को सेम करना है। तो 27 को 3 के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। तो 3⁻x² इज इक्वल टू, यहाँ से 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3⁻³ और ये हो जाएगा x⁴। ठीक है, अब क्या होगा? 3⁻x² इज इक्वल टू 3⁻³ इंटू x⁴। अब यहाँ पर आकर के क्या आ गया? बेस सेम। जैसे ही बेस सेम हुआ पावर को इक्वल कर देंगे, तो ये इक्वल आ गया ऐसा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको हमेशा एक स्टार लगा करके लिखना चाहिए कि कभी भी आप ना यहाँ पे ऐसे 2 पावर और इसको काट के 2 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे, याद रखो, क्या पढ़े थे? रूट लॉस और एक्सट्रेनियस रूट। याद करो पिछले लेक्चर्स में। हम लोग ऐसे कट नहीं कर सकते, ऐसे कट करने से रूट लॉस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे? x² - 3 इंटू x⁴ इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x² कॉमन ले लेंगे। अब क्या होगा? 1 - 3x² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा और इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू +-1/√3 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एक और सवाल इसी पर बेस्ड। कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं कि ये क्या है। ठीक है, जैसे 2/3 x-5 इज इक्वल टू 3/2 1 - x²। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। कैसे करोगे? तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है? 2/3, इधर क्या लिखा हुआ है? 3/2। तो हर हाल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बेस को सेम करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं? 2/3 या 3/2 को समझो। आप लिख सकते हो ये 2/3 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, x-5 इज इक्वल टू, इस 2/3 को 3/2 को 2/3 के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लिख सकते? ठीक है, मैंने इससे माइनस कॉमन लेकर के 3/2 को दे दिया। ठीक है, तो ये पलट जाएगा। तो जैसे ही ये रिवर्स हुआ, ये बेस सेम हो गया। बेस सेम हुआ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू x² - 1। दिस इम्प्लाइज x² - 1 - x + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करें? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² - x + 4 इज इक्वल टू 0। क्या इसका फैक्टर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² देखो, यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है
अब डी चेक कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 और -4ac, तो 4 × 1 × 4, तो ये लेस देन 0 आ गया। तो डी लेस देन क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या है? इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? x = 5। हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है जिसके लिए इस सवाल में x की जगह रख दें तो LHS = RHS हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? x = 5। तो यही था हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, और वो कंप्लीट भी हो जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, चलो। तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ से। ठीक है, इनइक्वालिटी का इसमें कंसेप्ट आएगा तो ग्राफ से हम लोग ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम लोग पहला ग्राफ देखते हैं जब बेस क्या हो 1 से ज़्यादा। इसका पोस्टमार्टम करते हैं, फिर जा करके हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, ये रहा हमारा बेस जब 1 से ज़्यादा हो तो उसका ग्राफ, ये वाला पॉइंट कितना? x = 0 एंड y = 1। और ये ग्राफ किसका है? y कह दो, n कह दो, fx कह दो, सब एक ही है अभी इसके लिए। दिस इज a⁻x। a के बारे में क्या पता है? अभी a 1 से ज़्यादा है और x तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही हम लोग देख रहे हैं। तो अब ग्राफ को स्टडी करने का क्या है? सबसे पहले हम लोग पहला ऑब्जर्वेशन पहले ही देख चुके हैं कि ये वाला ग्राफ क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह। ठीक है, मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। ये x है और ये क्या है? y है। दिस इज 90 डिग्री। ओके, इधर -∞ और इधर इनफाइनाइट, इधर -∞ और ऊपर इनफाइनाइट। ठीक है, तो x हमेशा किधर? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। तो y भी देखो, y क्या है? y इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। y पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो y भी देखो किस तरीके से बढ़ रहा है। ये रहा, देखो धीरे धीरे इस डंडे की लंबाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इस वर्टिकल लाइन का देख लो, ये रहा, है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इसको हम लोग इनइक्वालिटी में कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो देखो, ऑब्जर्वेशन 2 आपको हेल्प करेगा इनइक्वालिटी के लिए। वो क्या है? मान लो कि आपका एक x1 यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा x2 यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब हम आपसे पूछें कि x1 पर जो ये वैल्यू y की मिली है इसमें, और x2 पर जो y की वैल्यू है, इस दोनों में क्या रिलेशन है? मतलब मैं इसको y1 कह दूं और इसको y2 कह दूं, तो इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है? तो आप सीधा सीधा देखोगे कि y1 जो है वो छोटा है किससे? y2 से, है ना। और y1 का मतलब क्या है? y1 का मतलब है a⁻x1 और y2 का मतलब क्या है? a⁻x2। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है? a⁻x1 जो होगा वो भी लेस देन है क्या? a⁻x2। तो ऑब्जर्वेशन 2 यहां से क्लियरली मिल गया कि इफ, किसमें? जब बेस 1 से ज्यादा हो एक्सपोनेंशियल में, इफ a⁻x1 लेस देन है a⁻x2 से, दिस इंप्लाइज x1 लेस देन x2 हो। देख लो, x1 यहाँ पे है इस पोजीशन पे और x2 यहाँ है, तो सीधी सी बात है, जब x इधर से इधर बढ़ रहा है तो x1 छोटा है x2 से। तो यहाँ से हम लोगों को ये रिलेशन मिल गया। तीसरा, इसी का जस्ट ऑपोजिट, कि इफ a⁻x1 बड़ा है a⁻x2 से, दिस इंप्लाइज x1 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा x2 से। ठीक है,
समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग इनइक्वालिटी में यूज करेंगे जब भी इस तरह का प्रॉब्लम्स आएगा। अब देखो इससे हम लोग क्या सीखे, ठीक है, इससे ये सीखे कि जब बेस एक से ज्यादा होगा तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के अंदर उसके एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन या रिलेशन कह सकते हो इस केस में सेम है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। उसका रीजन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब देख लो, यदि वैल्यू छोटी हो रही है दूसरी वैल्यू से तो उसका एक्सपोनेंट भी छोटा हो रहा है, दूसरे से बड़ी हो रही है तो ये भी बड़ा हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब इसमें हम लोग जैसे जैसे x को बढ़ाते जाएंगे, x1 ग्रेटर देन x2 कहीं लिखा हुआ है, तो इसमें जब हम कोई एक्सपोनेंट लेंगे a रेज टू द पावर x1 ग्रेटर देन a रेज टू द पावर x2 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 2 रेज टू द पावर 1 लिखा हुआ है और इधर 2 रेज टू द पावर 2 लिखा हुआ है, मैं क्या इसमें कौन सा इनइक्वालिटी लगाऊं? ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू? इक्वल टू तो लगा ही नहीं सकते, तो कौन सा लगाऊं? तो सिंपल सी बात है कि बेस एक से ज्यादा है, ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू 2 रेज टू द पावर 2 से कम होगी, इसीलिए लेस इस तरह से लगेगा, ठीक है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि 1 छोटा है किससे? 2 से। ये वाला समझ में आया, पहला वाला। ठीक उसी तरीके से हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं। इसमें मान लो 3 रेज टू द पावर 21 है, लेस देन 3 रेज टू द पावर 56 होगा। उसका रीजन ही है कि 21 56 से छोटा है। और इसका जस्ट उल्टा और हम लोग देख लें, इसी का जस्ट उल्टा यदि हम लोग देखें, ये 3 रेज टू द पावर क्या है? 21। चलो अब हम कर दे रहे हैं 3 रेज टू द पावर इधर 10, तो क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स। वो इसीलिए हुआ क्योंकि 21 बड़ा होता है किससे? 10 से, तो ये दूसरा आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बेस एक से ज्यादा हो तो इसके एक्सपोनेंट में जैसा रिलेशन होता है सेम वही रिलेशन उसके वैल्यू के बीच होता है। किसके वैल्यू के बीच? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो गिवन है, जैसा उसके एक्सपोनेंट के बीच रिलेशन होगा वैसा ही सेम रिलेशन उसके वैल्यू के बीच होगा, और ये वाइस वर्सा दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक है। अब चलते हैं बेस जब एक से कम, तो बेस जब एक से कम होगा लेस देन 1, लेकिन लेस देन कहाँ तक जा सकता है? 0 ही तक, है ना। तो ग्राफ किस तरीके का होता है आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है इसका ग्राफ। तो किस तरह से होगा ग्राफ? यूं ऐसे गया, यस, दिस इज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज 0,1, दिस वन इज x, दिस वन इज y, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं। अब देखो, अब हम लोग जैसे इसमें हमेशा हम लोग इस तरह से स्टडी किए थे कि x तो इधर बढ़ते रहता है, और जिस तरीके से हम लोग x को बढ़ाते रहते हैं इसमें देखने को मिलता है कि ये धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है ना। देखो छोटा होते जा रहा है, और इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या? इन्फाइनाइट, इधर इन्फाइनाइट और इधर माइनस इन्फाइनाइट। तो मान लेते हैं कि ये वाला पोजीशन x1 है और ये वाला पोजीशन x2। तो अब आप इसमें ऑब्जर्वेशन क्या लगाओगे? दिस इज x1 पर वैल्यू और दिस इज x2, इसको मैं y2 कह दे रहा हूँ एंड दिस वन इज y1, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसमें पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे पहले हम लोग x बढ़ रहा है बट y क्या हो रहा है? घट रहा है। y कह दो या n कह दो, इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग नेचर का है, ये डिक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। अब देखो इसके बाद नंबर 2 दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? आप देख लो, खुद ही देखो।
कि मैं आपसे यदि पूछूं कि y1 और y2 में क्या रिलेशन है, तो साफ दिख रहा है कि y1 इज ग्रेटर देन y2। क्लियर? इसका मतलब a रेज टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a रेज टू द पावर x2, और ये तभी हो पाया जब x1 क्या हो, लेस देन x2। देख लो ध्यान से, क्यों? क्योंकि x1 इस पोजीशन पे है और x2 यहाँ है, और इधर से इधर x बढ़ता है, तो छोटा कौन हुआ, x1 हुआ ना। क्लियर? तो जब बेस आपका 1 से कम हो तो उस केस में इसके एक्सपोनेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसके ठीक ऑपोजिट रिलेशन होता है, किसके बीच, उसके वैल्यू के बीच, y1 और y2 के बीच। समझ में आ रही बात? तो दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां से मिला कि इफ a रेज टू द पावर x1 ग्रेटर देन हुआ a रेज टू द पावर x2 से, दिस इंप्लाइज हम लोगों को देन समझ जाना चाहिए कि x1 लेस देन x2 हुआ होगा। और इसी का जस्ट ऑपोजिट तीसरा कि इफ a रेज टू द पावर x1 लेस देन है a रेज टू द पावर x2, दिस इंप्लाइज x1 ग्रेटर देन रहा होगा किससे, x2 से। तो यही रिलेशन मिलता है। उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता था, जैसा एक्सपोनेंट के बीच रिलेशन, ठीक वैसा ही रिलेशन किसके बीच, उसके वैल्यू के बीच। और यहाँ भी क्या है, यहाँ क्या है, उसका जस्ट रिवर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 1 और 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 2, कौन बड़ा होगा? तो ये देखो, ये 1/2 है और ये 1/4 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ज़्यादा आएगा तो कम, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो 1/2 ऐसा होगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि 1 जो है वो 2 से छोटा होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? दूसरा तरीके से 1/2 रेज टू द पावर 5 और यहाँ मान लो 1/2 रेज टू द पावर 1। ठीक है, कौन बड़ा होगा इसमें? तो सिंपल सी बात है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 5 जो है वो 1 से बड़ा है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि सर यदि कहीं पर एक नोट के जरिए देखते हैं, यदि कहीं पर बेस 1 से ज़्यादा है तो 2x1 यदि ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, ऐसा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि x1 बड़ा रहा होगा x2 से, x2 बड़ा रहा होगा x3 से और x3 बड़ा रहा होगा x4 से। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 रेज टू द पावर ऑफ x1 लेस देन लिखा हुआ है 1/2 रेज टू द पावर x2 लेस देन 1/2 रेज टू द पावर ऑफ x3 एंड 1/2 रेज टू द पावर ऑफ x4। इस तरीके से रिलेशन है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि x1 बड़ा रहा होगा x2 से, x2 x3 से एंड x3 x4 से। क्यों? क्योंकि इसके बीच सेम रिलेशन होता है और इसके बीच ऑपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बीच आपको सिर्फ इसी 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलो अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर x - 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर x - 1 अपॉन x + 2। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसके सॉल्यूशन के अंदर आपको सबसे जो पहला काम करना है वो क्या करना है, वो आपको ध्यान रखना है कि बेस क्या है। सबसे पहला काम कि बेस क्या है, क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता होगा आप कैसे इस रिलेशन को यूज कर पाओगे। तो बेस को देखो, बेस क्या है हमारा 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही बेस 1 से ज़्यादा है
तो जो रिलेशन पहले से गिवन है वही रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन ग्रेटर देन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको आता ही है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या x माइनस वन को कैंसिल कर दे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, रूट लॉस हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे और सबको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा देखो, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, उसको ही इधर ले आया, इसको इधर लेके चला गया, तो x माइनस वन आ गया इधर, और पहले से ही क्या था, लेस देन जीरो। ठीक है, अब क्या करूं, x माइनस वन कॉमन ले लेता हूं और साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं। तो वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। अब ये आगे बढ़ के क्या होगा, x माइनस वन इंटू ये माइनस एक्स और माइनस टू और प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। मैं इसको ऊपर बना दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा बताओ, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ इसके अंदर से, तो क्या बनेगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और उस माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, आपको पता होगा, दिस इज माइनस टू, सबसे पहले इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे, फिर आएगा माइनस वन देन वन। ओके, दिस इज माइनस इन्फाइनाइट, दिस वन इज इन्फाइनाइट। अब किसी को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, सब ओपन रहेगा क्योंकि कहीं भी इक्वल का साइन है नहीं। अब क्या करेंगे, साइन स्कीम चेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस 10 ले रहे हैं, यहाँ रखेंगे x की जगह नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ तीन नेगेटिव तो नेगेटिव, सबका पावर ऑड है, अल्टरनेट कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। ओके, इसीलिए हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो वाला है ना। तो क्या आ जाएगा बोलो, x बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फाइनाइट। ये अपना आंसर आ गया। मतलब इस x के लिए ये जो गिवन रिलेशन है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, मतलब ये हमेशा इससे ग्रेटर देन होगा। कहने का मतलब ये सवाल हमारा ट्रू है। ठीक है, ये रिलेशन ट्रू रहेगा। चलते हैं इसी तरह का एक और दो एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 4 लेस देन 1/2 रेज टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट आपको देखना है कि बेस क्या है। तो देखो बेस क्या है, 1/2, लेस देन वन आ गया। बेस जैसे ही लेस देन वन आया, रिलेशन क्या होगा, ऑपोजिट आ जाएगा। ये लेस देन है तो कैसा रिलेशन आ जाएगा, ग्रेटर देन, मतलब 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स। और बाकी फिर ये तो आसान हो गया, इसको सॉल्व करना है, आपको पता ही है कैसे करोगे। 4 को इधर ले आया तो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ऑफ 4 लेस देन जीरो। ओके, अब इसको सॉल्व कर लिया, x माइनस वन माइनस ऑफ 4x अपॉन क्या, x लेस देन जीरो। फिर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3x और माइनस वन अपॉन एक्स क्या, लेस देन जीरो। इसको और अच्छे से लिख लिया, क्या करूं, 3x प्लस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं दोनों साइड, इधर x हो जाएगा और ये ग्रेटर देन जीरो। अब आपको पता होगा कि ग्रेटर देन के केस में हम लोग क्या लिखते थे, छोटे से छोटा, तो x लेस देन माइनस वन बाई थ्री एंड x ग्रेटर देन जीरो। यही आंसर आएगा। ये डायरेक्ट लिखने के लिए तो आना ही चाहिए आपको, अब तक तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलो और एक सवाल देखते हैं। सवाल है 2 रेज टू द पावर x लेस देन 1/2 रेज टू द पावर ऑफ x स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो क्या करें, अब सॉल्व करने के लिए क्या करें,
सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, तो देखो क्या बेस हमारा सेम है, तो बेस हमारा सेम तो है नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम, तो 2 रेज टू द पावर x लेस देन, इस 2 को मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1। ओके, अब क्या करें, अब तो बेस सेम हो गया, तो बेस को अब देखेंगे कि बेस क्या है, तो 2 है, तो 2 क्या है, 1 से ज़्यादा। तो जैसा इनके बीच रिलेशन, ठीक है, वैसा ही इसके एक्सपोनेंट के बीच क्या होगा, रिलेशन होगा। तो कैसा रिलेशन है, लेस देन का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x लेस देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आते हैं, x प्लस में x -1 लेस देन 0। ओके, अब देखते हैं क्या इसका फैक्टर होता है। याद है आप लोगों को इसका फैक्टर, नहीं याद है तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू -b -1 -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, 1 और 4 AC तो 4 आ जाएगा, अपॉन कितना 2। तो x इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस √5/2। तो आप इसका फैक्टर ऐसे लिखोगे, x -1 माइनस √5/2 इंटू x -1 प्लस √5/2। ये क्या होगा, लेस देन 0। इसका मतलब आपका आंसर जो है x बिलोंग्स टू -1 माइनस √5/2, छोटे बड़े के बीच में है ना, माइनस प्लस √5/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और कुछ 1-2 सवाल देख ले रहे हैं, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 9 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 27 रेज टू द पावर ऑफ x। क्या ये सवाल देखने में कैसा लग रहा है कि भाई तुरंत हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बेस को सेम करना चाहिए सबसे पहला, तभी तो आप वो रिलेशन को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ ग्रेटर देन 27 को क्या लिखोगे, 3 रेज टू द पावर ऑफ 3, और इसका पावर x है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाता है एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर ऑफ 3x। अब बेस को देखो क्या है, ग्रेटर देन 1, बेस सेम भी हो गया और ग्रेटर देन 1 भी है। तो इसका मतलब जैसा इसके बीच रिलेशन है वैसा ही इसके एक्सपोनेंट के बीच रिलेशन होगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 3x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 3x। अब हम लोग क्या करें, 3x को इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन क्या, 0। क्या कॉमन, x कॉमन, यहाँ से कितना आया, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज ग्रेटर देन के केस में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, तो बड़ा कौन सा होगा इसमें, 5/2, तो x ग्रेटर देन 5/2 एंड x लेस देन 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक सवाल और देख ले रहे हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो कि 4 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस x, इस तरीके से, ठीक है, और लेस देन है 2 रेज टू द पावर मॉड x प्लस x। इस तरह से भी दे सकता है, एक से ज़्यादा। वैसे हम लोग जब मिसलेनियस करेंगे तो उसमें जे एडवांस के सेक्शन में हम लोग करेंगे इसी का जब, तो उसमें बहुत सारे मिसलेनियस सवाल देखेंगे, और प्रीवियस ईयर पर जितने भी क्वेश्चंस इनसे आए हुए हैं इस चैप्टर से, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, क्या ये हमारा बेस सेम है, बिल्कुल नहीं है।
क्या करें अब, तो सबसे पहले बेस से हम करो। तो इस 4 को लिखा इस तरीके से 1 प्लस एक्स लेस देन 2 रेज टू द पावर मॉड एक्स प्लस एक्स। अब बेस सेम भी हो गया और बेस 1 से ज़्यादा भी है, तो क्या करें, तो जो रिलेशन इनके बीच वही रिलेशन इसके एक्सपोनेंट के बीच। अब क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्व करो। तो मॉड एक्स प्लस एक्स इसको उधर ले गया, माइनस टू एक्स ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा -2 ग्रेटर देन क्या 0। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको याद करो, इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बार केस लेना पड़ेगा क्या, पॉजिटिव, दूसरा केस क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट एक बार लिख लेते हैं, सवाल क्या है, मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो पहला केस क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज्यूम्ड x, तो मॉड x की वैल्यू x आएगी -2 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज x से x खत्म, -2 क्या ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता है, तो यहाँ से आ गया 5। और इंटरसेक्शन होने के बाद केस 1 का जो आंसर आएगा, मान लो सॉल्यूशन 1, वो भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या लेंगे, x लेस देन 0, तो मॉड x की जगह क्या आ जाएगा, -x, तो -2 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज -2x ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज x -2 कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, x प्लस 1 लेस देन 0, सो x लेस देन -1। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं आता। क्या ये x लेस देन 0 के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद कुछ आंसर आएगा, तो देख लेते हैं। एक है हमारा 0 से छोटा, ठीक है, 0 से छोटा कहाँ तक, -∞, और एक है हमारा -1 से छोटा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, इंटरसेक्शन तो यही आ जाएगा, x लेस देन -1। क्लियर। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर में भी क्या होगा हमारा, देखो कि केस 1 और केस 2 का यूनियन होगा। केस 1 में तो कुछ मिला ही नहीं, तो केस 2 ही आंसर आ जाएगा, जो कि x लेस देन -1 था। ठीक है, तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है। तो इसी बेसिक्स को ध्यान में रखना है, जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा। अब इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉगरिथम से स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम थोड़ा बड़ा सा पार्ट है, और उसमें बहुत सारे लॉगरिथम इक्वेशंस देखेंगे, फिर उसके इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे। ओके।